Hello students, today's lecture is nuclear composition. Up to now from Rutherford alpha ray scattering experiment ये क्लियर था कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से है कि उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं. आप जब 12th क्लास में ग्रेजुएशन लेवल में एटम के स्ट्रक्चर को किस तरह से पढ़ते हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं. बट अप टू 1925 न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी और ये नहीं पता था कि न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या है, कि उसके क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे. बट रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो चुकी थी और ये ऑब्जर्व हुआ था कि जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो कंटिन्यूसली अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स को एमिट कर रहे हैं. तो इनिशियली उन्होंने ये मॉडल सजेस्ट किया कि मे बी न्यूक्लियस की कंपोजिशन यही है कि वो अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल से मिलकर बना है. बट क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि सभी जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं है और जो एलिमेंट बहुत ही लाइट एलिमेंट हैं जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें जिसका एटॉमिक मास 1 यूनिट है, वो अल्फ़ा पार्टिकल को कैसे रिजाइड कर सकता है, मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल उसके न्यूक्लियस में कैसे हो सकता है. तो यहाँ से उन्होंने सजेस्ट किया कि अल्फ़ा पार्टिकल को जिसका एटॉमिक मास 4 है उसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कंसीडर करने के बजाय अगर हम 1 यूनिट मास को बिल्डिंग ब्लॉक कंसीडर करें तो न्यूक्लियस को मोर प्रिसाइजली डिफाइन कर सकते हैं. और बोहर ने हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था और ये बताया कि हाइड्रोजन के सेंटर में 1 यूनिट एटॉमिक चार्ज है और उसके अराउंड सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. तो यहाँ से ये क्लियर हो गया था कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर सकता है. तो उन्होंने इसे न्यूक्लियस का बिल्डिंग ब्लॉक कंसीडर किया जिसे प्रोटॉन भी कहा गया. प्रोटॉन को ग्रीक लेटर में प्रोटोस भी बोलते हैं जिसका मतलब फर्स्ट है. इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी थे जिन्होंने इसे सपोर्ट किया. ये क्या थे कि इनिशियली जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मासेस के बेस पर बनाई गई थी और जो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मासेस जैसे कि एग्जांपल कि हाइड्रोजन एटम के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनके एटॉमिक मासेस क्या थे. हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4, लिथियम 6, बेरिलियम 9, इसी तरह बोरोन 10, कार्बन का देखें तो 12. नेक्स्ट भी अगर कंसीडर करें तो नाइट्रोजन का 14 था. तो ये जो एटॉमिक मासेस थे ये होल नंबर थे. तो उन्होंने इन होल नंबर को, ये जो एटॉमिक मासेस हैं ये होल नंबर्स को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया और इस रिज़ल्ट के बेसिस पर इसके साथ प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ के साथ ये एक्सप्लेन किया कि जो न्यूक्लियस हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं वो प्रोटॉन से मिलकर बने. उन्होंने कहा कि ऑल एटॉमिक न्यूक्लियाइज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स. अब एटॉमिक में न्यूक्लियस का मास तो प्रोटॉन को कंसीडर करने से एक्सप्लेन हो रहा था कि जैसे देखें कि एटम के न्यूक्लियस पे यहाँ 4 इसका मास नंबर है. तो 4 मास नंबर से हम अगर प्रोटॉन को बिल्डिंग ब्लॉक कंसीडर करें तो ये मास नंबर डिफाइन हो रहा था. लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि क्या न्यूक्लियस में जितना उसका मास नंबर है क्या उतना ही चार्ज है. चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से. इट मीन्स कि अगर हम एग्जांपल लें कार्बन का, तो कार्बन का कितना मास नंबर है, कार्बन का मास नंबर 12 है. तो इट मीन्स इसमें 12 प्रोटॉन्स हुए. तो क्या कार्बन के न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो भी 12 होगा. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ न्यूक्लियाई जिनका न्यूक्लियर मास A है उन पर न्यूक्लियर चार्ज A/2 था. मींस अगर हम कार्बन का एग्जांपल ले रहे हैं तो इसका मास नंबर कितना है 12, तो इसके ऊपर चार्ज कितना था 6 था. तो जो प्रोटॉन को अगर हमने न्यूक्लियस में कंसीडर किया तो इससे ये नहीं क्लियर हुआ कि कैसे न्यूक्लियस का मास A है और उस पर चार्ज उसका हाफ है. तो उन्होंने इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए ये कंसीडर किया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं.
उन्होंने बताया कि इन एडिशन टू प्रोटॉन्स एटॉमिक न्यूक्लियाई कंटेन जस्ट एनफ इलेक्ट्रॉन्स टू कैंसल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स। मीन्स कि यहाँ पर इस कार्बन न्यूक्लियस का मास नंबर 12 है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए था 12, बट ऑब्जर्व कितना हुआ 6। तो उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कि अगर कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स हैं, 12 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज 6 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के साथ मिलकर क्या करते हैं, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो रेस्ट चार्ज कितना रह जाता है न्यूक्लियस पे +6। तो उन्होंने इस बेसिस पे न्यूक्लियस के चार्ज को एक्सप्लेन किया कि इस कारण से न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो 12 है और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज 6 है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट 6 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। तो इससे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस से न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन हुआ कि अगर किसी न्यूक्लियस का मास नंबर A है और उसके ऊपर चार्ज Z है, तो उस इलेक्ट्रॉन में A नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे और A - Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का अगर एग्जाम्पल लें तो नाइट्रोजन के केस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 14 प्रोटॉन्स होंगे। और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर जो चार्ज है, या ये कहें कि जो अब आप स्टडी करते हैं कि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसका न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है, 7 इसका चार्ज है। तो यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं और 14 में से 7 प्रोटॉन इसके साथ कॉम्बिनेशन में न्यूट्रल हो जाते हैं और रेस्ट कितने रह जाते हैं, 7 प्रोटॉन रह जाते हैं। दिस इज़ द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब एटम को न्यूट्रल करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, रेस्ट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। सो ये फर्स्ट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस था जिसने एटम के स्ट्रक्चर को इस तरह से एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में भी एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर रहे हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन की ड्यूल एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन किया। और उन्होंने ये भी बताया इस मॉडल से कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और जो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं वो खुद को स्टेबल करने के लिए बीटा डीके के टाइम पे इन इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी को भी इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। बट इस मॉडल के बहुत से फेलियर थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को स्पॉट नहीं किया। फर्स्ट फेलियर क्या था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी कितनी एनर्जी होगी। यहाँ से देखिए कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डायमेंशन बहुत ही स्मॉल बताई थी, वो कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर अगर हम लाइट न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं। और अगर हैवी न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं तो ये डायमेंशन कितनी थी, 10⁻⁻14 मीटर थी। तो कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियर रीजन में रिजाइड कर रहे हैं तो उनकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियस की डायमेंशन की होंगी। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, आपने ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में स्टडी किया है कि रेडिएशन ड्यूल नेचर शो करती है। मींस उनके पास पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। सिमिलरली डी ब्रोगली ने ये बताया कि मैटर के पास भी पार्टिकल नेचर है जैसे उनके पास भी वेव नेचर है। और उनके साथ वेव कौन सी एसोसिएटेड है, लैम्डा वेव एसोसिएटेड है, विच इज़ h ओवर में mv। यहाँ m क्या है, मास ऑफ दैट पार्टिकल, एंड v इज़ द वेलोसिटी। जैसे हम अपने साथ भी डी ब्रोगली वेवलेंथ को कंसीडर करें तो कंपेरेटिव टू वेलोसिटी हमारा मास इतना ज़्यादा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑब्जर्व ही नहीं होती। बट इलेक्ट्रॉन तो बहुत लाइट पार्टिकल हैं और हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं। न्यूक्लियस में भी जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो रेस्ट पे नहीं होते और वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो उनके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी।
तो ये बताया गया कि अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ न्यूक्लियर की डायमेंशन की होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर में एम वी क्या है, एम वी इज़ द मोमेंटम। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम किसके इक्वल होगा, एच ओवर में लैम्डा के। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है, दैट मस्ट बी इक्वल टू न्यूक्लियर डायमेंशन। तो मोमेंटम निकालने के लिए जब लैम्डा के प्लेस पे आप न्यूक्लियस की रेडियस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इवेल्युएट कर सकते हैं। मोमेंटम इवेल्युएट करने के बाद आप इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कंसीडर किया गया है। रिलेटिविस्टिक के केस में एनर्जी किसकी इक्वल होती है, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नॉट स्क्वायर वी की पावर 4। बट यहाँ एम नोट क्या है, एम नोट इज़ द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट पार्टिकल होता है तो हम इस टर्म को इसमें इग्नोर कर देते हैं। तो एनर्जी किसके इक्वल आ जाती है, ई इज इक्वल टू पी सी। पी यहाँ पे क्या है, मोमेंटम, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हम मोमेंटम की वैल्यू यहाँ से इवेल्युएट की है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जूल में 3.3 इंटू 10⁻⁻11 जूल के अप्रोक्सीमेट आई थी। आप जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जूल को जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, किससे डिवाइड करते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हैं, और मेगा में 10⁻6 के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो इससे जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इवेल्युएट की गई तो ये एनर्जी किसके इक्वल आई, ये एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल आई। बट जब बीटा डीके से एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी किया गया तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत कम थी, वो एनर्जी जस्ट 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल थी। तो उन्होंने इसके साथ हैवी एलिमेंट्स के लिए भी सेम कैलकुलेशन की। हैवी एलिमेंट्स के केस में यहाँ न्यूक्लियर डायमेंशन 15 के बजाय 14 के साथ कैलकुलेशन की, मीन्स उस न्यूक्लियर की डायमेंशन अब कितनी है, 10⁻⁻14 मीटर की है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आई, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। बट जब बीटा डीके हुआ, बीटा डीके से एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इवेल्युएट किया गया तो वो एनर्जी कितनी थी, वो एनर्जी जस्ट 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता होगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को न्यूक्लियस में सपोर्ट नहीं किया। इसके साथ साथ एक सीरियस डिफ़िकल्टी और भी थी कि इतना लाइट चार्ज पार्टिकल इतने स्मॉल डिस्टेंस में कैसे लोकेट हो सकता है। उन्होंने ये देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में कंसीडर किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कंपैरेटिवली कंपैरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाती है। मींस कुछ केसेस ऐसे भी मिले जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा हो गई। बट ऐसा कोई मटेरियल पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा हो। ये आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था। तो इससे एक्सप्लेन हुआ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतने स्मॉल साइज्ड न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता हो। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी क्या थी, नेक्स्ट डिफ़िकल्टी थी न्यूक्लियर स्पिन। अब न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है, आप सब एटम के स्ट्रक्चर में ये स्टडी करते हैं कि पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज के अबाउट रिवॉल्व होते हैं, ये किस तरह से रिवॉल्व होते हैं, ये ऑर्बिटल मोशन करते हैं कि इस ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, और एक मोशन ये क्या करते हैं कि ये ऐसे अपने एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्व करते हैं। तो जो ये मोशन है, जिस मोशन में इलेक्ट्रॉन्स अपने ही एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है, इसे इसकी स्पिनिंग मोशन कहते हैं। तो कहते हैं जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जो उस टाइम पर ये माना जा रहा था कि ये न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी न्यूक्लियस में रेस्ट पे नहीं है, ये भी मोशन कर रहे हैं। और अगर हम उनकी स्पिनिंग मोशन को स्टडी करें, न्यूक्लियर स्पिन निकालें, तो न्यूक्लियॉन्स जो हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स, ये फर्मियोन्स हैं। और फर्मियोन्स की जो न्यूक्लियर स्पिन होती है वो हाफ होती है, 1/2। क्लियर। अब अगर हम एग्जांपल लें कि हम
ड्यूट्रॉन का एग्जांपल ले लें या हम नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लें, लेट नाइट्रोजन का एग्जांपल लें, तो नाइट्रोजन के केस में मास नंबर कितना होगा 14 और एटॉमिक नंबर उसका 7। तो अगर मास नंबर 14 है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग 14 प्रोटॉन हो गए और 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर। तो जब इस नेट न्यूक्लियस के का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाला गया, तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आएगा? सपोज कि अगर 2 फर्मियोन्स होते तो एक की स्पिन 1/2 दूसरे की स्पिन 1/2, तो हम नेट स्पिन कैसे निकालते हैं कि इस तरह से कि सपोज दिस इज S1 दिस इज S2, तो इनका नेट क्या होगा? नेट इज इक्वल्स टू S। तो ये कैपिटल S क्या होगी? दिस इज स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। तो जब ये स्पिन है, स्पिन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ये स्पिन की वैल्यू +S2 -S हो सकती है विद द डिफरेंस ऑफ 1। तो यहाँ से सपोज चलो एक और भी कंसीडर कर लेते हैं कि ये सपोज 1/2 है, तो अब जब इनका सम किया जाएगा तो ये सम कितना आएगा? 1/2 1/2 1/2, तो ये 3/2 के इक्वल आएगा। तो न्यूक्लियर की स्पिन क्या हो सकती है? +3/2 +1/2 -1/2 एंड -3/2 विद द डिफरेंस ऑफ 1। क्लियर। अगर हम 2 कंसीडर करते तो 2 के केस में क्या होती? एडिशन मीन्स +S2 -S मीन्स +1 0 एंड -1। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि अगर न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स का नंबर ओड है, अगर न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ से कितने टोटल न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे? 21। तो इनकी स्पिन हमेशा हाफ इंटीग्रल आएगी, लेकिन जो इवन न्यूक्लियाई होंगे उनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल आएगी, तो सॉरी उनकी स्पिन इंटीग्रल आएगी। बट एक्सपेरिमेंटली इस रिज़ल्ट को सपोर्ट नहीं किया गया। उसमें ये उन्होंने ये स्टडी किया जो ओड इंटीग्रल मास नंबर के न्यूक्लियाइज हैं उनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल है, और जो इवन नंबर के न्यूक्लियाइज हैं उनकी स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल है। तो यहाँ से देखें तो ये आप यहाँ देखें, ये नाइट्रोजन के केस में क्या है? इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं। इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन्स इसका मास नंबर कितना है? इसका मास नंबर 14 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो 21 है। तो 21 के अकॉर्डिंग मीन्स 14 प्रोटॉन्स हो गए और 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर स्पिन आ रही थी वो हाफ इंटीग्रल आ रही थी। बट एक्सपेरिमेंटली वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर न्यूक्लियाइज क्या हैं, इवन नंबर के हैं, तो उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? उनकी स्पिन इंटीग्रल होनी चाहिए। तो ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। आप इस कंसेप्ट को ड्यूट्रॉन से भी समझ सकते हैं। ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन इज H21, मतलब कि इसका मास नंबर कितना है? 2 है और इसके ऊपर चार्ज 1 है। तो अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर मास 2 है इट मीन्स 2 प्रोटॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं, बट इसका चार्ज तो 1 है। 1 चार्ज होने के लिए न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा ताकि वो एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर दे। तो अब न्यूक्लियस पर चार्ज कितना आ जाएगा? 1 चार्ज आ जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ताकि नेट न्यूक्लियस क्या हो जाए? नेट न्यूक्लियस नेट एटम न्यूट्रल हो जाए। तो उन्होंने यहाँ से इसके लिए न्यूक्लियर स्पिन निकाली। न्यूक्लियर स्पिन क्या आएगी यहाँ से कि 2 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और एक फर्मियोन की न्यूक्लियर स्पिन हाफ है, सेकंड की भी हाफ है, और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए भी हाफ हो गई। जैसे मैंने यहाँ पर भी एग्जांपल दिया कि यहाँ से अगर क्या निकालें? टोटल स्पिन निकालें न्यूक्लियस की, तो वो टोटल स्पिन कितनी आएगी? कैपिटल S आएगी, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? +S2 -S, मतलब न्यूक्लियर की स्पिन इनमें से कोई भी हो सकती है। तो वो कहता है कि यहाँ से निकालें तो ये न्यूक्लियस की स्पिन 3/1 3/2 +1/2 -1/2 या -3/2 आनी चाहिए थी। बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको इवेलुएट किया न्यूक्लियस की स्पिन को, तो ड्यूट्रॉन के केस में जो न्यूक्लियस स्पिन आई थी वो +1 आई थी। तो इसने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं किया। क्लियर। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस में वो रेस्ट पर नहीं है, वो कंटिन्यूसली
रिवोल्व कर रहे हैं, अपनी स्पिनिंग मोशन भी कर रहे हैं और ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे हैं। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही चार्ज पार्टिकल हैं। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं, एज ए करंट लूप बिहेव करते हैं, और करंट लूप के पास मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो न्यूक्लियस के पास कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, जिसे आप न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट 2000 टाइम्स ग्रेटर होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट 2000 टाइम्स ग्रेटर देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट इतना हाई है, तो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अंदर रिजाइड कर रहे हैं। बट जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो जितनी वैल्यू न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट की आनी चाहिए थी, अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके कंपेरिजन में वो वैल्यू बहुत ही स्मॉल थी। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट ने भी इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को न्यूक्लियस में सपोर्ट नहीं किया। नाउ नेक्स्ट इज फाइनाइट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये आपने ये देखा कि जैसे मैंने कार्बन का एग्जांपल दिया और ये बोला कि कार्बन का मास नंबर कितना है 12 और इसके ऊपर चार्ज कितना है 16। मास नंबर 12 होने का मतलब क्या है कि इसमें 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और 6 नंबर ऑफ इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ताकि 6 का चार्ज न्यूट्रल हो जाए। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है, ये इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस न्यूक्लियस के मास को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इटसेल्फ बहुत ही लाइट चार्ज पार्टिकल है इन कंपैरिजन विद प्रोटॉन, कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं तो इनका नेट मास चेंज नहीं होता। और डोमिनेट क्या करता है, प्रोटॉन डोमिनेट करता है। इसीलिए जो नेट मास नंबर है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो ये तो उन केसेस में था जिनमें प्रोटॉन कम थे। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे न्यूक्लियस हैवी होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे तो क्या उनका मास इस नेट मास नंबर को अफेक्ट नहीं करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स इतने लार्ज नंबर में हो और उनका कुछ भी मास का इफेक्ट इस पे ना हो? तो उन्होंने इस बेसिस पर भी, इलेक्ट्रॉन के फाइनाइट डायमेंशन के बेसिस पर भी ये कॉन्ट्राडिक्ट किया, और कि इतने बिगर साइज एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस इफेक्ट नहीं कर रही। और क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट थे और इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर रहे थे। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग था, ऐसा कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर भी हो और इलेक्ट्रॉन बाहर भी, बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी फ्री स्टेट इलेक्ट्रॉन की तरह फ्री स्टेट में लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। और जब बीटा डीके ऑब्जर्व किया गया, बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस ने ये भी बता दिया कि न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो फ्री स्टेट में है। तो हम दो जगह पे इलेक्ट्रॉन की नेचर को कैसे स्टडी कर सकते थे? ये तो ड्यूल बिहेवियर शो कर रहा था। तो इसने भी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो ये सब डिटेल थी अबाउट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। और ये चीज़ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को इन सब ने सपोर्ट नहीं किया। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते न्यूक्लियस में, तो बीटा डीके तो स्टिल एक क्वेश्चन रह गया था कि कैसे एक्सप्लेन करें कि इलेक्ट्रॉन्स बीटा डीके के टाइम पर न्यूक्लियस से एमिट हो रहे हैं। तो इस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस एंड एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम न्यूक्लियस दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। तो इसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस आया था, उसने इस बीटा डीके को भी एक्सप्लेन किया कि ऐसे कैसे हो रहा है कि न्यूक्लियस से, कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है फिर भी रेडियो एक्टिविटी के टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से एमिट हो रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।